ठीक है ना। आज का जो चर्चा का विषय है वो है सिलेबस। प्री और मेंस आरएस के अपन सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपना फोकस होगा कंटेंट पे। चैप्टर वाइज चलेंगे, सेल से चलेंगे और तंत्र तक पहुंचेंगे। सेल के बाद टिश्यू पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम, पूरा बायो वाला पोर्शन। केमिस्ट्री में भी बेसिक एटम से पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तक पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पूरा सिस्टम यूनिट से चलेंगे और कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट तक चलेंगे। आज का डिस्कशन सिर्फ सिलेबस का है, तो मैं आप लोगों को सिलेबस वाला पार्ट एक बार डिस्कस कर देता हूं। पहले मेन, प्री और फिर मेंस का सिलेबस। सबसे पहले दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। अब इसमें प्री में के सिलेबस में इसको मतलब क्लियर नहीं किया कि फंडामेंटल्स में क्या, साइंस में क्या, फंडामेंटल्स में हम किस चीज की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर जो अपन बात करेंगे फंडामेंटल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही चीजों की बातें करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों चीजें। ध्यान रखना, देखो क्लियर नहीं है कि प्री का सिलेबस है, प्री के सिलेबस में 10-12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर वो क्लियर नहीं करता कि मुझे क्या पूछना है। साइंस के फंडामेंटल बेसिक में तीनों चीज, यूनिट भी पूछ सकता है तो अच्छा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइंस की, कुछ मैंने क्वेश्चन कराए तो बहुत अच्छे भी क्वेश्चन पूछे उससे बेसिक से ही। तो प्री के अंदर सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ साइंस में तीनों चीजों की बात कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पार्ट। दूसरा जो पार्ट है उसमें कंप्यूटर में जो भी टेक्निक जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसमें कंप्यूटर वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। और फिर टेक्निक वाला पार्ट है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, आईसीटी और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितनी भी जो रेडियो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे रेडियो चल जे पूरा होगा पर इंफॉर्मेशन पूरी राजस्थान में, पूरी इंडिया में पहुंचानी है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो सैटेलाइट का जो रोल है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। तीसरा पॉइंट है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, पूरा मिलिट्री वाला जो सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस तरीके से वो मिसाइल्स, बॉम्ब का फॉर्मेशन करते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी इसमें बात की जाएगी। फिर स्पेस वाला पार्ट, एयरक्राफ्ट वाले पार्ट, सैटेलाइट में इसमें आएगा वो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो सैटेलाइट में डिस्कस किया जाता है कि एक सैटेलाइट, यहाँ एक सैटेलाइट है, इंफॉर्मेशन यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में किस तरीके से सर्कुलेट होगी, वो इस सैटेलाइट वाले पार्ट में डिस्कस किया जाता है। उपग्रह बोलते हैं इनको। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मॉडर्न साइंस है। बायोटेक का इंपॉर्टेंस पता चला होगा, पिछली 2-3 एग्जाम, सीटी का एग्जाम किसने दिया है, तो बायोटेक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन थेरेपी, आजकल नई बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयां यूज नहीं करते, इन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। एक नॉर्मल प्लांट को या एनिमल को लेते हैं, उसमें जीन डाल देते हैं, सीधा परमानेंट इलाज। अपने को दवाइयों से महीने भर इलाज नहीं चाहिए, ऐसा इलाज चाहिए जो आज जीन डाले कल काम करे। आसान नहीं है ये प्रोसेस, प्रोडक्ट बनाना जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से इतना आसान नहीं है, पर जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल होगा तब ध्यान रखना ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो परमानेंट सॉल्यूशन होंगे। इन पे बहुत काम किया जा रहा है। बीटी कॉटन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। एक बार कॉटन में ऐसी जीन डाल दी, वो हमेशा के लिए अच्छा कॉटन देने लगेगा, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट होगी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उत्पादन हमेशा ही ज़्यादा देगा। कम प्रोडक्ट बनते हैं और जो भी बनता है बहुत ही फाइनल प्रोडक्ट है, उसको कोई जरूरत नहीं, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कम दवाइयां बनाई गई, लगभग अब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग से 30 दवाइयां ही बनाई गई हैं, पर क्योंकि ये प्रोसेस इतने सक्सेसफुल नहीं है, जब भी बनेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट दिमाग में ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत छोटी छोटी चिप्स का, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है तो एक छोटी चिप पे काम करता होगा, उसे बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब समझते हो क्या, बहुत छोटे पार्टिकल्स, बताया था ना, नैनो पार्टिकल, पिको पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल का मतलब जिनकी साइज 10⁻⁹ मीटर से भी कम हो, बहुत छोटे पार्टिकल होंगे। एक ये जानते हो ना, पेन ड्राइव होता है, इतना सा पेन ड्राइव कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, तो उसके पीछे रीजन है ये नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। फिर है आहार एवं पोषण, डाइट एंड न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा किस अमाउंट में चाहिए, जरूरी नहीं है। आजकल लोग डाइट न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर डाइट के डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन के डॉक्टर्स हैं। अपन लोग तो ऐसा नहीं है, अपन तो 2 रोटी सुबह खा ली, शाम को 4 रोटी खा ली, 5 रोटी खा ली, ऐसे खाते हैं। पर जो बढ़िया एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं या ये जो एक्टर्स हैं, ये लोग प्रॉपर इनके डाइट वाले डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशन वाले डॉक्टर हैं। मुझे कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, मुझे फैट का अमाउंट कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए, कौन सी कम चाहिए, सब कुछ फॉलो करते हैं। इसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन में ये चीज़ें पढ़ेंगे।
कौन सी चीज़ खानी चाहिए, हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, किस अमाउंट में चाहिए, कौन सी चीज़ से अपन कौन सी बीमारी से बच सकते हैं, पहले से ही पता कर लेना। अभी नया वायरस चल रहा है ना, इस वायरस को उस इंसान में पहले से ऐसे डिजीज, ऐसी दवाइयाँ या ऐसा प्रोटीन सोर्स दिया जाएगा कि उनको वो बीमारी इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, इसमें सब चीज़ आएगी। जब भी डाइट एंड न्यूट्रिशन आता है तो उससे बीमारी जुड़ जाती है। डाइट और न्यूट्रिशन अपन खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, इसमें वो सब कुछ डिस्कशन होगा। फिर ब्लड ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं, आरएस प्री के पेपर में ब्लड ग्रुप हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है ब्लड ग्रुप का, और मेरा भी फेवरेट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। दो टाइप का ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, एबीओ और आरएच। आरएच किसके नाम पे दिया गया है? इस आरएच ब्लड ग्रुप को आरएच क्यों बोलते हैं? आरएच किस पे? एक बंदर का नाम सुना होगा, रेसस मंकी, देख पूछ लेगा वो, कभी ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा। ब्लड ग्रुप में अपन सर्वदाता और पढ़ते हैं ना, सर्वदाता सबको देने वाला या सबसे लेने वाला, सबको कौन दे सकता है? ओ, एक आंसर बोलो, दो ही होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? एक ओ नेगेटिव, कुछ लोग ओ नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ ओ पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल, एक उदाहरण दिया था एक टाइम पे कि मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाए, मुझे इमरजेंसी में ब्लड चाहिए, तो मैं कौन सा ब्लड लूंगा? अगर जांच वांच करने में, ब्लड ग्रुप पता करने में तो टाइम लग जाए, क्या पता इतनी जल्दी मर ही जाए कोई। इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में अगर किसी को ब्लड चाहिए तो कौन सा ब्लड देंगे? ओ, कुछ लोग ओ पॉजिटिव, कुछ लोग ओ नेगेटिव देंगे। ओ नेगेटिव, मेरी बॉडी में कोई चीज़ आना चाहती है, मेरी बॉडी उससे सवाल नहीं पूछनी चाहिए। मेरी बॉडी में कोई तभी एंटर कर सकता है जिसके पास कोई दिक्कत नहीं, मेरी बॉडी उसको कुछ नहीं पूछे, बस आने दे। ओ नेगेटिव के पास ना, ओ नेगेटिव का मतलब ना ही इसके पास आरएच एंटीजन है और ना ही ए बी एंटीजन है, तो मेरी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं इससे। पर ओ पॉजिटिव के पास क्या है? आरएच एंटीजन, तो मेरी बॉडी एंटीजन को पहचान जाती है, बाहर से आने वाले एंटीजन को मेरी बॉडी पहचान जाती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का खतरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? एग्लूटेशन, ब्लड जम जाता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर बेसिक बात है, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल दाता क्यों बोला? इमरजेंसी केस में क्यों इस ब्लड ग्रुप को दे दिया? इसलिए दे दिया कि इसके पास एंटीजन नहीं है। एंटीजन कहाँ होते हैं? लाल रक्त कणिकाओं के सरफेस पे होते हैं, ओ नेगेटिव। और एंटीबॉडी किस में बनती है? प्लाज्मा में। किसी को मेरे को मान लो इस रूम में जाना है, अब मैं कब इजीली जा सकता हूँ? जब इसमें मेरे को कोई सवाल नहीं पूछे। कब? कुछ नहीं, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मुझे कोई एंटर कर देगा। पर अगर मेरे पास कुछ है, हथियार है, पहले से ही मेरे पास एंटीजन है, तो इसमें मेरे से पूछेगा कि आपके पास क्या एंटीजन है, आपके पास कौन सी एंटीबॉडी है, ये पूछा जाएगा। ब्लड ग्रुप का डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिस्कशन मानता हूँ। नॉर्मल लाइफ पे भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोगों के आसपास भी एक्सीडेंट होते होंगे, आप लोगों की फैमिली में कोई बीमार होता होगा, तो ब्लड ग्रुप का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ मैं। आरएच एंटीजन को, इनको बहुत डिटेल में अपन समझेंगे। आरएच फैक्टर, वो आरएच एंटीजन से, नाम में ध्यान रखना, ये रेसस मंकी। ऐसे एक इंडिया में मिलने वाले ज़्यादातर ब्लड ग्रुप तो दो ही हैं, आरएच और एबीओ। एंटीजन कौन कौन से हैं एबी ब्लड ग्रुप पे? पॉजिटिव नेगेटिव तो आरएच एंटीजन के लिए यूज करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में दो ही एंटीजन है, ए और बी। एंटीबॉडी कौन सी है? ए और बी। ऐसे यूनिवर्सल सबसे ले सकता है वो ब्लड कौन सा होता है? ए बी। और ए बी में भी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। इसका मतलब इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है। तब इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर से आने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करेगा। ये ए को भी जानता है, ये बी को भी जानता है, ये आरएच को भी जानता है। जब सबको जानता है तो घर में आने दो ना। अपन किसी मेहमान को अगर जानते हैं तो इसीलिए अपने घर के अंदर स्वागत करते हैं कि आओ, और नहीं जानते तो उससे पूछते हैं ना, कहाँ से आए हो, क्या लेके आए हो, हथियार तो नहीं है, सब कुछ पूछते हैं ना। तो ये ब्लड ग्रुप को इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं। और लगभग सीटी का जो पेपर था वो मैंने सोल्व करवाया था, उसमें लगभग हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड ग्रुप पे थे। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है हेल्थ केयर। इन्होंने तो सिर्फ हेल्थ केयर लिखा है। हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। स्वास्थ्य के बारे में कभी भी डिस्कशन करो, तुम लोग आपस में भी डिस्कस करोगे तो हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बीमारियां भी आ सकती हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा। क्या खाना है, वहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक बना दिया इसने कि आपको क्या खाना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन। पर हेल्थ में वो भी आता है। हेल्थ में रिप्रोडक्शन की बात भी करते हैं, प्रजनन, सब चीज़ें हेल्थ में बात कर सकते हैं। हेल्थ में सब चीज़ें आएंगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आएंगी। हेल्थ के अंदर आजकल जो IVF टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आएगा। किराए की कोख समझते हो ना, सरोगेसी,
जिनको लोगों को, जिन माताओं पिताओं को बच्चे नहीं होते उनको बच्चे कराने के लिए तकनीक क्या है, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर से फर्टिलाइजेशन करा के अंदर डाल लो, तरीके हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये हेल्थ का डिस्कशन का पॉइंट है। जब भी पढ़ेंगे तो इसमें हेल्थ के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे तो उसकी पूरी टेक्निक्स, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे गुणसूत्र कितने होते हैं, मेल में कितने, फीमेल में कितने, ये सब डिस्कशन आता है हेल्थ में। फिर आता है इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक बीमारी और नॉन असंक्रामक बीमारी। अभी एक वायरस चल रहा है और उससे पहले भी एक वायरस आया था ना, तब यहाँ नहीं आते थे आप लोग, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ते थे। वैसे वापस यूट्यूब पे पढ़ने का दौर आ गया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है ना, लगभग कोरोना की तरह ही केसेस आने चालू हो गए हैं और फिर से लॉक ना हो जाए ये टेंडेंसी आ सकती है। तो मास्क लगाया करो, दूर दूर बैठा करो। कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। एड्स कैसी बीमारी है, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, फैलने वाली बीमारी है कि एड्स? एड्स फैलता है और डूंगरपुर में कॉमन मानते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि डूंगरपुर में बीमारी ज़्यादा फैलती है, हॉस्पिटल में पेशेंट भी हैं एड्स के। एड्स मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं ना और नॉन प्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं ना, तब होता है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ऐसा फैलता और कितना घातक है। डेथ निश्चित है, ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कोई दवा नहीं है, ये है एड्स। इस एज में पता नहीं चलता कि अपन लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, पर इन अपने को भी पता होना चाहिए और आसपास वालों को भी शेयर करो ये चीजें। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, मेरे को कैंसर जरूरी है कि आपको फैले? नहीं फैलता कैंसर, एड्स फैलता है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता है। कोरोना फैला था, आप लोग बाहर गए थे फिर अंदर आ गए थे, क्योंकि बाहर पुलिस थी ना, तो अंदर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो फैलने वाली बीमारी थी, कंट्रोल ही नहीं था, कोई दवाई नहीं है, बाद में टीका आया, पहले कुछ नहीं था, तो इसलिए वो उस टाइम में बंद कर दिया। ऐसे ही H3N2 वायरस में हो सकता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैलेगी, इसलिए मास्किंग की जरूरत पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। और एनिमल डिजीज, जानवरों में फैलने वाली बीमारियां, इनके बारे में अपन इसका डिस्कशन करेंगे। समझ में आया होगा, ये सिलेबस का डिस्कशन है। जब भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे, एक कोशिका से तंत्र तक चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल चेंजेस, पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, भूमंडलीय तपन, अपन ने पढ़ा था ना, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, तो इसमें ये चीजें पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल चेंजेस, कैसे फूड चेन में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे फूड वेब में चेंजेस आ रहे हैं, वो इस इकोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ा जाएगा। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हो, लिविंग की डाइवर्सिटी, एक ही, अब कितने लाखों प्लांट हैं, लाखों एनिमल्स हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी। अपने अर्थ इस पर कितनी स्पीशीज है, लगभग ज्यादा स्पीशीज किसकी है, पौधों की है अपनी, एनिमल्स की। अपन भी जानवर हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, अपन भी अलग नहीं है, अपन भी जानवर हैं, पर जानवरों में एडवांस है, इसलिए अपने को ह्यूमंस बोल दिया जाता है। अपनी स्पीशीज का नाम क्या है, होमो सेपियंस। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक जो चीजें, पेड़ पौधों को बचाना क्यों जरूरी है, कोल पेट्रोलियम का यूज करना, कम यूज करना क्यों जरूरी है, सही तरीके से यूज करना क्यों जरूरी है, ये इसमें डिस्कशन होगा पूरा। फिर अगला टॉपिक है कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, वानिकी एवं पशुपालन, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री की बात होगी। हॉर्टिकल्चर का मतलब जानते हो ना, बागवानी, जिसमें प्लांट्स की, फूल्स, प्लांट्स सबकी बात होगी, फ्लावर सबकी बात होगी। एक ऐसे होती थी फ्लोरिकल्चर। अब ये यहाँ पर जो कोई भी पढ़ाएगा तो हॉर्टिकल्चर के साथ फ्लोरिकल्चर नहीं बताया, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी को बताना है कि मुझे फूल उगाने हैं तो मैं फ्लोरिकल्चर की बात करूंगा फिर पहले तो, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात आएगी। इसमें सॉइल के रेस्पेक्ट में स्टडी होती है, मिट्टी के, मृदा के रेस्पेक्ट में स्टडी कहलाती है एग्रोनॉमी। ऐसे ही जंगल, फॉरेस्ट के बाद रेस्पेक्ट में। अब फॉरेस्ट्री का मतलब कुछ भी एक सिंगल मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ वो फॉरेस्ट्री लिखता है। जंगल जाओगे तो वहाँ पेड़ भी मिलेंगे, एनिमल भी मिलेंगे, छोटे प्लांट भी मिलेंगे, बड़े प्लांट भी मिलेंगे, तो उन सब की स्टडी फॉरेस्ट्री कहलाती है। ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री में किसकी स्टडी करेंगे, किसकी, पशुपालन। तो पशुपालन में पशुपालन का प्रजनन, उनका रिप्रोडक्शन और उनकी वैरायटी, दोनों के बारे में बात करेंगे, उनकी ब्रीड के बारे में बात करेंगे। गाय भैंस, इनकी एक अपन जो देखते हैं, उनके अलावा बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं, जातियां बोलते हैं उनको, बहुत सारी, लाखों स्पीशीज हैं। और लास्ट जो टॉपिक है वो साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मेनली राजस्थान आरएस की एग्जाम है, तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो जो भी डेवलप है उसमें स्टडी किया जाता है।
कोई दवाई बनी राजस्थान में, कोई टेक्निक बनी वो राजस्थान में। आजकल तो डिपार्टमेंट बना दिए हैं गांव में इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए कि गांव के लोगों को भी पता चले कि क्या क्या टेक्निक राजस्थान बना रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, साइंस और टेक वाला पार्ट। ठीक है, ये प्री का सिलेबस है, एक बार देख लेना। कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस देख लो। कुछ लोग सिलेबस देख के डिसाइड कर लेंगे कि आरएस से अच्छा और कोई कंपटीशन हो सकता है, पर मैं इस टाइम बोलता हूं आरएस से अच्छा कोई एग्जाम नहीं है। हाई लेवल की तैयारी करते हैं ना तो नीचे लेवल वाले एग्जाम निकल जाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए ही तुम्हें सिलेबस के लिए ही 2 पेज लग गए, समझाने के लिए 1 घंटा लग गया और तैयार करने के लिए साल लग जाती हैं। अब मुख्य परीक्षा, मेन परीक्षा का भी अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, मेंस का एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस फिक्स नहीं है। सिलेबस लिखेगा पूरा, डिफाइन करेगा कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है अपने को, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, वो सब बताएगा मेंस। प्री में ऐसा क्लियर नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि मैं फिजिक्स से क्वेश्चन पूछूंगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछूंगा या बायोलॉजी से, मैं क्वेश्चन पूछूंगा साइंस के। और सीईटी का एग्जाम एक बार पेपर खोल के देखना, उन लोगों ने वो साइंस पूछी है जो लोगों को पता ही नहीं है। नॉर्मल जो बच्चे साइंस के अलावा जो कंपटीशन देने गए उनको वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। बहुत ही अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं वहां पे। अच्छे का मतलब जो नहीं आए वो अच्छा हो जाता है। अब सबसे पहले केमिस्ट्री का डिस्कशन। केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर, द्रव की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं, 3 डिस्कस करते हैं। चौथी स्टेट प्लाज्मा स्टेट, उसके बारे में इतनी बातें नहीं होती, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, आइंस बनाने होते हैं। नॉर्मल यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता टेम्परेचर, लगभग 10 की पावर 7 टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, जो यहाँ धरती के अर्थ के सरफेस पे पॉसिबल नहीं है। ऊपर जाना पड़ेगा, चैम्बर्स बनाने होते हैं, ये बॉम्ब के केस में यूज करते हैं, फिशन फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। और 3 अवस्था और कौन कौन सी है? ठोस, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलने के पीछे रीजन क्या है? एक ही बोल देते, सारी अवस्था बोलते एक ही है, तीनों एक ही। कैसे मैं किसी को बोलूँ कि ठोस है या लिक्विड है या गैस है? कोई तो तरीका होता होगा, इसको डिस्कस करेंगे। कैसे किसी इस टेबल को मैं सॉलिड क्यों बोलूँ? मेरे दिमाग में तो आना चाहिए कि यार इसको लिक्विड बोल दिया, इसको गैस बोल दिया, तो कुछ तो क्राइटेरिया बनाया होगा जिसके बेसिस पे अपन 3 चीजें बोल रहे हैं। प्लाज्मा अपने को याद कर लिया कि प्लाज्मा में इतना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वैसे इन 3 अवस्थाओं के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर होता है जिसमें अपन मॉडल की बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन आया, कैसे प्रोटॉन आया, किसने दिया। थॉमसन मॉडल का नाम सुना होगा, जे थॉमसन, है ना, वाट तरबूज के रेस्पेक्ट में बात करते थे, बीज के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसे रदरफोर्ड का मॉडल आया था, है ना, बोहर मॉडल। बोहर ने बहुत सारे काम करे थे। सबसे अच्छा अगर एटम को किसी ने एक्सप्लेन किया है तो बोहर ने किया है, पर बोहर कुछ बताता नहीं था, वो काम करता था। उसको कोई पूछता था कि कैसे हुआ, कि मैंने काम कर दिया, यही बड़ी बात है। वो बताता नहीं था किसी को भी। इंपॉर्टेंट है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दूसरा, अगला टॉपिक मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल्स। सब मेटल को आप मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं, मेटलॉइड्स, या सेमी मेटल्स बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? सेमी मेटल्स। ऐसे मेटल जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मेटल की जैसे प्रॉपर्टी भी हो, और नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों की जैसे दिखता हो, उसको बोलते हैं सब मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स। पूरा एक पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर होता है, वो पढ़ना पड़ेगा ये जानने के लिए। मेटल कौन होते हैं, किसे बोलते हैं हम? धातु, इलेक्ट्रॉन्स दें। ऐसे नॉन मेटल किसे बोलता है? धातु किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले ले। मेन कैरेक्टर, जो मेन तरीका है ना, वो तो यही है। बहुत सारे पॉइंट और भी हैं कि मेटल किसे बोलते हैं, जो वायर में कन्वर्ट हो जाए, बहुत पतली पतली शीट्स बना ले, वो अलग पॉइंट है। सबसे पहला जो डिस्कवरी का पॉइंट था, मेटल को पहचानने का तरीका, सबसे पहला जो तरीका था ना, वो यही है कि मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे दे। M+ मेटल और M- ये क्या है? नॉन मेटल, अधातु। और मेटलॉइड्स जो दोनों मेटल इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हो, समय पे दे भी देगा, और जरूरत पड़ेगी तो ले भी लेगा। इसको पूरा पीरियोडिक टेबल नाम से पढ़ेंगे। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ऐसे पूरा एक पीरियोडिक टेबल होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर आती है मेटलर्जिकल थ्योरीज और उनके मेथड। मेटलर्जी का मतलब समझते हो क्या? किसे कहते हैं मेटलर्जी? क्या है? कार्बन नॉन मेटल है।
ज्यादातर केस में नॉन मेटल ही माना जाएगा कार्बन को। लगता है 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, पर लेना कार्बन, हाँ बहुत एनर्जी का रोल होता है, डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। मेटलर्जिकल थ्योरी, मेटलर्जी का मतलब समझते हो? मेटल की एनर्जी, धातु की एनर्जी, किससे? अर्थ के सरफेस से। मेटलर्जी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, तब जाके एक मेटल निकलता है। अर्थ सरफेस से तो कचरा निकला, उसके बाद में फाइनल प्रोसेस है मेटल निकलना। बहुत सारी स्टेप्स आती हैं, रोस्टिंग करना पड़ता है, कैल्सिनेशन करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, फिर एक मेटल मिलता है। अंदर से तो क्या मिले? बहुत सारे मिनरल्स मिले, ओर्स मिली, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मेटल है। तो इसने तो बोल दिया मेटलर्जिकल थ्योरी, पर अपन अर्जी लगाएंगे किससे? अर्थ सरफेस पे, किसी मेटल की। वो अर्थ सरफेस मेटल नहीं देती, मेटल तो अपने को निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी ओर्स, अलॉयज ये पढ़ेंगे, डिटेल पॉइंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट जानते हो क्या? अम्ल को और सार को एसिड किसे कहते हैं? पीएच स्केल जानते हो? हाँ, एसिड का मतलब जो H+ साइन दे दे, बेस का प्लस, बेस का मतलब या तो H+ ले ले या OH-। शुरू की थ्योरी तो थी, अरेनियस जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हैं सारे। सिर्फ एसिड का मतलब अम्ल नहीं होता, हिंदी होती है एसिड का मतलब अम्ल, पूरा कॉन्सेप्ट है, डिटेल 3 थ्योरी है, उसके बाद एसिड को एक्सप्लेन कर पाया हो, फिर भी कमियां निकल जाती हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा, उदाहरण है जो किसी में नहीं आते, फिर भी नहीं आते, 3 थ्योरी आने के बावजूद। एक पीएच स्केल का नाम सुना कभी? है ना, ये 7, ये 0, ये 14, ये वाले एसिड, ये वाले बेस, ये वाले न्यूट्रल। पीएच स्केल सोरेनसन ने दी है, साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एसिड बेस इस लाइन से एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ एक लाइन से, अपन ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, तुम लोगों का काम तो हो जाएगा, पक्का है मेरा। ये सिर्फ एक लाइन से 0, 7, 14 कैसे H+ आयन की बात करेंगे, कैसे OH- की बात करेंगे, यही है पीएच स्केल। बहुत अच्छा काम किया है सोरेनसन ने। ड्रग्स की बात कर लेंगे। अब ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। मेरे को दर्द हो रहा है, मैं एनाल्जेसिक डॉक्टर के पास जाऊंगा, एनाल्जेसिक ड्रग्स, आजकल तो खुद ही डॉक्टर हैं, कुछ ड्रग्स तो खुद को ही याद हो जाती है। मेरे दर्द हुआ, बुखार हुआ तो एंटीपायरेटिक लूंगा, तो बहुत सारी दवाइयों का नाम को तो अपने को ही पता है, पर ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स पे बहुत सारे ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, और बहुत सारे ड्रग्स है, ट्रैंकुलाइजर्स जो ब्रेन को फंक्शन करने के लिए जरूरी है, बहुत सारे ड्रग्स का नाम आएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड को खराब होने से बचाने वाले को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं खाने को बाहर मत रखो। क्यों रखवा देते हैं, कवर करके रखो। रोटी को बाहर रखते हैं, थोड़े टाइम बाद खराब होने लगती है, क्यों? उस पर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, BHT और BHA। इसका भी पूरा प्रिंसिपल होता है, याद करने से पहले पक्का गारंटी है, समझा दूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, बचाने वाले, खाने को बचाने वाले, ये मिठाइयाँ जो इन शॉप्स में मिलती हैं, आज ही थोड़ी बनी होती है, बनती थोड़ी यूज हो जाती, कई दिनों तक रखते हैं वो लोग, तो बचा के रखना पड़ता है। आजकल जैसे ये स्टोरेज होता है, ये मॉल्स वॉल्स में जो फूड सब्जियाँ वब्जियाँ मिलती है ना, फ्रूट, ये बहुत लंबे टाइम तक बचा रखे हैं ना, इनका प्रिजर्वेटिव्स का रोल है। सब नेचुरल चीज़ें तो खराब होने लगती हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब होता है मारने वाला, किलिंग इफेक्ट। नहीं भी कुछ पता होना तो इस नाम से पहचान लिया करो। कवक को मारने के लिए हर्ब्स, कौन? प्लांट, छोटे पौधे होते हैं। खेती करने से, मुझे अच्छी खेती करनी, मेरे खेत में अच्छे गेहूं हो, अच्छे जो हो, उससे पहले मैं क्या डालूं उसमें? हर्ब्स डाल दूं, इन छोटे प्लांट को हटा दूं, हर्बिसाइड्स। किसानों से पूछना कभी। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, है ना, NPK, यूरिया डालते हैं ना खेतों में। ये नेचुरल स्वीटनर्स, एडिटिव्स, मीठा बनाने के लिए। किसी को डायबिटीज हो गया, अब शुगर की बीमारी हो गई, तो उसे मीठा तो नहीं खा पाएगा, पर फिर भी मीठे वाला टेस्ट चाहिए। मानो कुछ लोग नहीं माने, हो सकता है आपके दादाजी को हो ऐसा, तो बोले मेरे को तो मीठा खाना है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दो उसमें, उससे ज़्यादा मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। इतना मीठा लगेगा जितना अपन ये चीनी खाते हैं ना, उससे तो 100 गुना ज़्यादा मीठा। कुछ तो ऐसे हैं जो हजार गुना ज़्यादा स्वीटनेस रखते हैं, ऐसे स्वीटनर आते हैं, एस्पार्टेम, एलिटेम नाम है उनका। नेचुरल जो स्वीटनर, सुक्रोज, अपन जो खाते हैं ना घर पे जो शुगर होती है उसको बोलते हैं सुक्रोज, केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर। पर जो ये इतना ज़्यादा कुछ स्वीट्स देखते हो बहुत मीठी है, उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हो। गोला खाया होगा, गर्मियों में आता है ना गोले वाला, वो सब स्वीटनर डालते हैं। नहीं, इतना मीठी चीज़ें, चीनी इतनी मीठी कहाँ होती है? पढ़ेंगे। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जानते हो? कार्बन को, कार्बन के 3 एलोट्रोप तो मैं ही जानता हूं,
और बहुत अच्छी तरह के जानता हूं। हाँ, उन तीनों को कभी मत भूलना, हर एग्जाम में क्वेश्चन है। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें मिलते हैं? फुलरीन में। फुटबॉल की तरह दिखते हैं, बड़े बड़े गुंबद लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वेश्चन आया था सीईटी में, C60, लगभग 60 से 70 कार्बन हो सकते हैं उसमें, और 350 तक कार्बन जा सकते हैं। गुंबद लाइक स्ट्रक्चर का नाम पूछा था सीईटी वालों ने, तो उसमें आंसर फुलरीन था। कार्बन को जानते हो? कार्बन, लीड पेंसिल यूज करते हो ना, वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चालकता शो करता है, कंडक्टर होता है। उसके पीछे रीजन, एक कार्बन के पीछे वैलेंसी सेल में बाहरी जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। वो 3 से तो बंद बना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, उससे वो कंडक्टिविटी शो करता है। क्वेश्चन है सीईटी का। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्यों? क्योंकि उसके लेयर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे ऊपर घर्षण करती हैं, इसलिए वो सॉफ्ट नेचर शो करता है। और उसके पीछे क्या रीजन था ये स्लाइड करने के पीछे? अगर दो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, ये दोनों हाथ में जोड़ दो, टाइटली जोड़ दो, तो नहीं घूम पाएंगे। तो इनको घूमने के लिए क्या चाहिए? इनके अंदर बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होना चाहिए? कमजोर। तो वहां कमजोर फोर्स होता है, वीक वंडरवाल फोर्स। ये भी क्वेश्चन था, वीक वंडरवाल फोर्स। अगले बार कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है, उनके बीच में प्रेजेंट जो लेयर के बीच में जो फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है? कमजोर, वीक फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स। और ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं, उनकी शेप कैसी होती है? पेंटागोनल या हेक्सागोनल? हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। ये भी पढ़ते हैं, परत लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, देखेंगे कभी। कार्बन वाला भी एक इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है, इसमें कार्बन के बारे में पूरा डिस्कशन किया। नॉन मेटल क्यों है, मेटल क्यों है, क्यों वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो दे सकता है ही ले सकता है, वो सारी बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट तो डायमंड, ये भी पूछ ले कि डायमंड चमकता है तो चमकने के पीछे रीजन क्या है? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, TIR बोलते हैं उसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फिजिक्स का, और आपके RS के सिलेबस में है ही। ठीक है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। और रेडियो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट जानते हो? रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। बड़े वाले टूट जाते हैं, बड़े जो एटम होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा साइज है, जैसे कि रेडियम, ये बहुत बड़ा एटम है तो ये टूट जाएगा छोटे में। बड़े चीज़ स्टेबल नहीं होती और छोटे जुड़ के बड़ा बना लेते हैं। ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन 1H1 + 1H1, ये क्या बना लेता है? 2He। ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, वो क्या है? फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूज का मतलब ही जुड़ना होता है, और फिशन का मतलब ही होता है टूटना। यह है केमिस्ट्री का सिलेबस, एक बार देख लो। डायमंड क्यों चमकता है? डायमंड टोटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमंड का चमकना, साइनिंग ऑफ डायमंड, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स, दैनिक जीवन में भौतिकी। पहला तो ग्रेविटी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशनल। जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है? फोर्स = G m1m2/r²। मास पे डिपेंड करने वाला फोर्स है, और मास कभी नेगेटिव नहीं होता। मास नेगेटिव नहीं होता मतलब बॉडी हमेशा पास में ही आएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी को अट्रैक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, और चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ध्यान रखना, वो अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकता करता है और दूर दूर भी कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केपलर के नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 नियम हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, घुमाएंगे ऑर्बिट ऊपर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्वेश्चन आया था, कितनी दूर पे घूमता है? 36,000 किलोमीटर। यही क्वेश्चन था क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूं तो मानना पड़ेगा आप लोगों को ये बातें। ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ये कांस्टेंट है। ध्यान रखना, जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, स्मॉल जी की। ये कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये वेरी करता है कि मैं धरती के कितना नीचे चला जाऊं या कितना ऊपर चले जाऊं, ये इसकी वैल्यू फर्क करती है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, त्वरण। हाँ, ध्यान रखना, अर्थ के सरफेस पे कितना है? इसकी वैल्यू 9.8, पर मैं नीचे चला जाऊं तो इसकी वैल्यू कम होती है, नहीं बढ़ती है, और ऊपर जाऊं तो कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सप्लेन करेंगे, चीजें घूमने पर कैसे जी पे इफेक्ट पड़ता है।
फिर आया ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स। आंख इंपॉर्टेंट है। आंख के पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, रोड्स एंड कोन्स। रात में देखना हो तो रात का मतलब रोड्स, आर फॉर रोड्स, आर फॉर रात। कौन से दिन में देखने के लिए, कौन से में तीन टाइप की सेल्स होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो कलर देखते हो ना चमकीली, ये कलर आप लोग कपड़े देख पहन रहे हो, ये मेरे को अलग अलग क्यों दिख रहे हो तुम आप सब लोग, इसके पीछे रीजन है मेरी कौन्स की सेल्स। तो एक तो इसके आई के बारे में इसकी सेल वेल का डिस्कशन, और डिफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि। मुझे दूर का देखना है तो कौन, मायोपिया। उस मायोपिया में होता क्या है, पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दृष्टि है, मतलब दूर की चीजें दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी। इसलिए पूछता है वो मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करूं, कॉनकेव अवतल लेंस, और उस हाइपरमेट्रोपिया को, दूर की दृष्टि वाले को, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। देख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारी बीमारी होती हैं। हाँ, प्रेस बायोपिया जो सर्कुलर शेप ही चेंज होने लगती है, ये ओल्ड एज में होते हैं। एस्टिग्मेटिज्म वाली बीमारी ये ओल्ड एज में, बुजुर्गों में होने वाली बीमारियां हैं। आजकल लेंस तो सबके ही लग गए। लेंस कार्ड का नाम सुना होगा, आजकल देखा होगा ना, आता है ना वो शार्क टैंक इंडिया, लेंस कार्ड। हीट, उष्मा, एनर्जी है ना, एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, तापमान के डिफरेंस का हीट प्रोड्यूस होती है। सर्दियों में लोग अपन कांपते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर का तापमान सर्दियों में कम हो जाता है। अपनी बॉडी का तापमान कितना है, 37 डिग्री। सर्दी गर्मी में तो फर्क आ ही जाना चाहिए, और वो भी डूंगरपुर में सर्दी कम पड़ती है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। हम लोगों से पूछो। 37 डिग्री मेरी बॉडी का तापमान है। मेरी बॉडी क्या चाहती है, मेरा शरीर चाहता है मेरा तापमान 37 डिग्री रहना चाहिए, चाहे बाहर चाहे 100 हो, चाहे बाहर 5 डिग्री हो, बस मेरी बॉडी ये चाहती है। अगर बाहर का तापमान कम है, इसका मतलब मेरी बॉडी का तापमान ज्यादा है, और एनर्जी कहां से कहां फैलेगी, फ्लो करेगी, ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ, तो मेरा टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। मैं नहीं चाहता ऐसा। मेरी बॉडी कह देगी ये तो मेरे काम के अगेंस्ट है, मेरा तापमान तो 37 था, 37 चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, सिवरिंग करते हैं। कंपन जो पैदा होती है ना, उसको बोलते हैं सिवरिंग एक्सरसाइज। ऐसे गर्मियों में क्या होता है, मेरी बॉडी का तापमान फिर 37, बाहर पहुंच गया 50, क्या होगा, बाहर से अपनी तरफ एनर्जी का फ्लो, तो मेरा तापमान बढ़ने लगेगा। फिर मेरी बॉडी बोलेगी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या करें उसको मेंटेन करने के लिए, 37 को 37 मेंटेन करने के लिए गर्मी में क्या करना पड़ेगा, पसीने आएंगे। तो पसीने आना बुरी चीज नहीं है, तापमान को कंट्रोल करने के लिए आए। लगता तो बुरा है क्योंकि इसमें स्मेल आती है, पर तापमान कंट्रोल करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। सोचो पसीने नेचुरली नहीं आए, अपने को पसीने लाने पड़े, एनर्जी का कितना यूज होगा। नेचर बहुत सारे काम अच्छे करता है। उसके बाद में स्टैटिक एंड करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। करंट मेडिसिन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर है पूरा, कैसे हीट का फ्लो होता है, कैसे उसके नियम पढ़े हुए हैं। ओम्स लॉ, V = IR। फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ केमिस्ट्री बायो नहीं आएगी। V = IR, ये है ओम्स लॉ। इसमें पूरा फिजिक्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर आ जाता है इस एक कॉन्सेप्ट पे। मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेट को इधर लेंगे, प्लस माइनस चार्ज होगा, पर वो मैग्नेट दिखेगा इतना सा, पर उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। कैसे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन निकालेंगे, पूरा चैप्टर है। बहुत सारे नियम कायदे आते हैं उसमें, कैसे फ्लो करता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हाँ, ऐसे फिंगर करनी पड़ेगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इधर करंट की डायरेक्शन होगी, इधर एक उसके डायरेक्शन होगी, थंब फोर्स की डायरेक्शन बता रहा होगा, वो चीजें पढ़ेंगे। अपन भी हाथ घुमाएंगे इधर उधर, पर ये हाथ कभी नहीं घुमाएंगे, हमेशा राइट हैंड ही घुमाएंगे। थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा होगा ना आरएस की तैयारी, अभी थोड़े चैप्टर्स और बचे हैं, लास्ट तक डिसाइड करना है। आरएस की तैयारी आज डिसाइड कर लेनी है कैसे करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो मैग्नेटिज्म वाला ही पार्ट है। अब बस इसमें करंट फ्लो करा देंगे। अकेले मैग्नेट में तो क्या फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड, पर अब इसमें क्या करेंगे, करंट और फैला देंगे। तो हाँ, सोलेनॉइड बेस्ट एग्जांपल है इसका, सोलेनॉइड टॉरॉइड जो है। साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम सुना है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का।
अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसका मतलब अपने को इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी पड़ेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ पाएंगे। सब शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म आता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, फिर साउंड और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। कौन कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सबसे ज्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली। कॉस्मिक रेज का नाम सुना? कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेज, पढ़ा था ना रिमोट के कंट्रोल में कौन सी वेव होती हैं, है ना? इंफ्रारेड, गामा रेडिएशन का यूज करेंगे। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 3 रेडिएशन होती है, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तीनों? ओनली गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। 7 वेव होती हैं, पढ़ेंगे एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। एक्सरे की किरणें अलग पढ़ेंगे, यूवी रेज अलग पढ़ेंगे। 7 वेव हैं, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज और विजिबल रीजन की 7। विबग्योर का नाम सुना है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड कलर। बड़ा बताया था ना, लैम्डा वेवलेंथ बढ़ती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो डिस्कस करेंगे। इस एक चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रो, इनसे भी ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, छोटा चैप्टर है जबकि। इसके बाद में एमआरआई, डॉक्टर बोलता है ना एमआरआई करवा लो, नॉर्मल केस में तो बोलता है सिटी स्कैन करवा लो, एमआरआई बोलता है तब सीरियस हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि लगभग लगता है कि ब्रेन की चोट होगी, है ना? तो एमआरआई कब करवाते हैं? जब सीरियस इंजरी हो जाए, बहुत अंदर की स्टडी करनी हो। कभी कभी इच्छा होती है ना 3D इमेजेस देखें, तो 3D इमेज देखने के काम करता है एमआरआई। ये इसे आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, एनएमआर, ये न्यूक्लियर एडिशन, ये फिशन और फ्यूजन, ये रेडियो एक्टिविटी है। चीज़ों का बनना फ्यूजन कहलाता है, चीज़ों का टूटना फिशन कहलाता है। नाम में देखो विखंडन, विखंडन का मतलब क्या? टूटना। बड़े न्यूक्लियस छोटे में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। रेडिएशन निकलते हैं, यही रेडिएशन निकलती है, ये तीनों रेडिएशन ही वहां निकलेगी, अल्फा, बीटा, गामा। क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं, क्या वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं क्या? नहीं, 3 वेव निकली, अल्फा, बीटा, गामा। तो ओनली गामा को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला? इसके पीछे भी एक रीजन है, जरूर बताऊंगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। 3 रेडिएशन निकलती है, पर गामा को ही क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स तो सबको ये टफ लगता है। अब ये बायो वाला पार्ट, सेल, कोशिका, कोशिका की खोज से चालू करेंगे, है ना? अब ये कोशिका के बाद में टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा, उत्तक, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तंत्र तक चलेंगे। और तंत्र का नाम आते ही सिस्टम आते हैं, और एक ह्यूमन, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बात होती है। मैं एक तंत्र हूँ, मेरा एक बॉडी एक सिस्टम है, मैं अकेली सेल से नहीं बना हूँ। सेल तो मेरे में बिलियंस है, मिलियन सेल्स हैं। मेरी बॉडी एक तंत्र है, मेरी बॉडी एक सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम से बना हूँ मैं। आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, ये भी मेरा एक सिस्टम काम कर रहा है। मैं खड़ा हूँ नॉर्मली, तो ये भी सिस्टम है। मेरे हाथ पैर सलामत है, ये एक सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम, बोन, कितनी हड्डियां होती है अपने में? 206। मसल्स का नाम सुना? कितनी होती है? 639। याद रखने की बातें हैं। मेरे फेस में कितनी मसल है? ये ज्यादा हो गया, 14 होती है। 14 पढ़ेंगे, अलग अलग मसल्स को पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा स्केलेटल सिस्टम तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। एक किसी को खड़ा करेंगे, उसको तोड़ेंगे पूरा और पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम ले आऊंगा मैं कॉलेज से, पढ़ा देंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। और उसकी जो सेल होती है, नर्व सेल, सबसे बड़ी सेल कहलाती है। ध्यान रखना, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी सेल नर्व सेल। रिप्रोडक्शन और सिस्टम है, ये भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है। मेल का सिस्टम अलग, फीमेल का अलग, ध्यान रखना। एक्सक्रीशन, ये भी एक सिस्टम है। बात सिस्टम की हो ना, तब ध्यान रखना सेल तक आना है। मुझे सिस्टम तक जाना है तो मैं सेल से स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं सिस्टम पढ़ना चाहता हूं तो फिर उससे नीचे आऊंगा, सिस्टम की बात करूंगा तो फिर ऑर्गन की बात करूंगा, ऑर्गन की बात फिर टिश्यू की बात, फिर सेल। सेल के बिना वहां तक नहीं जा पाएंगे और वहां से यहां आना ही पड़ेगा समझने के लिए। रेस्पायरेशन, O2 CO2 का एक्सचेंज, O2 चाहिए, CO2 निकालनी है। सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के पास, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एओर्टा। और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। इनमें बहुत सारे छेद होते हैं, उनको वॉल बोलते हैं।
हाँ, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल बोलेंगे, उनको भी समय आएगा उनका भी। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, नाम तो पाचन है, पाचन का मतलब ही क्या होता है? चीजों को तोड़ना, जटिल चीजों को सिंपल चीजों में करना पाचन कहलाता है। और पाचन करने का काम करता कौन है? एंजाइम्स। तोड़ने का काम अपनी बॉडी में कौन करता है? एंजाइम्स। और अपने बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं सारे पानी की प्रेजेंस में काम करते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी जो बॉडी के एंजाइम्स है वो कैसे हैं? हाइड्रोलेजेज। हाइड्रो का मतलब पानी और लेजेज का मतलब तोड़ने वाले, पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। मेरे मुंह में खाना गया, इसको लगभग 30% तोड़ देता है एक एंजाइम, नाम पता है उसका? स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा यहाँ पे है, वो अमाइलेज, लेज का एज कभी भी नाम के पीछे दिखे में तोड़ने वाला। देखो ब्लड ग्रुप यहाँ, वहाँ प्री में भी था, ब्लड ग्रुप यहाँ भी है। और ब्लड ग्रुप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है ना? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। अब यहाँ वहाँ तो सिर्फ क्या बोला? ब्लड ग्रुप। यहाँ पूरा है ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या मिलती है? सेल्स कौन सी मिलती हैं? प्लाज्मा कितना मिलता है? कितना लीटर ब्लड होता है? मेल और फीमेल में किस में ज्यादा ब्लड? मेल में ब्लड ज्यादा। क्यों मेल में ब्लड क्यों ज्यादा? ये पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत चीजें इसलिए भी पढ़ लिया करो क्योंकि जनरल साइंस काम में आती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का अमाउंट, ब्लड का अमाउंट कम होने लगता है। क्यों? अपने अंदर ज्यादा ब्लड क्यों? एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइसिस, और अपने अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इरिथ्रोपोइसिस तो फीमेल में भी है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का बनना। आरबीसी तो ब्लड है, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं। मैंने बोला था ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। ज्यादा कौन सी सेल होती हैं? आरबीसी लाखों में है, 50 से 55 लाख। डब्ल्यूबीसी कितनी? हजारों में। यही क्वेश्चन पूछा था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में नंबर ज्यादा किसका? आरबीसी का। 1 लाखों में, 1 हजारों में। प्लेटलेट, डेंगू हुआ होगा किसी ना किसी को, होगा, चल रहा है अभी, मौसमी बीमारियां चल रही है, डेंगू होगा, समझ में आएगा। हॉर्मोन्स, बिना हार्मोन जिंदगी अधूरी है। हार्मोन है तो अपन है। जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल में कपड़े पहनना लाइफस्टाइल नहीं है। रहना कैसे रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं नहीं रहते, कि अच्छे कपड़े पहनने से बीमारियों से दूर नहीं होते। कपड़ों के अलावा भी साफ सफाई रहना चाहिए, नहा धो के आना चाहिए। कपड़े ही जरूरी नहीं चीजें हैं। ह्यूमन डिजीज, अब इसमें वही कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलती हैं। आज अगली क्लास में जब भी आओ तो H3N2 के बारे में पढ़ के आना। इन्फ्लुएंजा वायरस वीडियो है 9 मिनट का। एंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक का नाम तो सुन ही लिया होगा, कोरोना में याद हो गया होगा, एक महामारी आई थी, एक और महामारी आने वाली है, पैंडेमिक, महामारी। और एक एपिडेमिक वर्ड होता है या एंडेमिक वर्ड होता है, उसका मतलब क्या? महामारी उसे कहते हैं जो हर जगह फैले, पूरे विश्व में कोरोना फैला था, उसे महामारी बोलते हैं। और एंडेमिक या एपिडेमिक किसे बोलते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में फैलने वाली, ध्यान रखना। तो ये एरिया के हिसाब से, अभी कोरोना यहाँ का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, यहाँ एक तो टीबी ज़्यादा है डूंगरपुर में, और एक एड्स के पेशेंट ज़्यादा है। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन करवाते हैं ना आजकल, छोटे बच्चों के कितने टीके लग जाते हैं, फिर 2-3 दिन रोता है वो बहुत ज़्यादा, तो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं। कभी हॉस्पिटल जाके आना, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन उसी में आएंगे। फिर आएगा ड्रग्स, एल्कोहल। एल्कोहल ज़्यादा पीने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी होती है? नहीं होती। पीना, लिवर खराब हो जाता है, और लिवर खराब हो गया इसका मतलब सब कुछ ही खराब हो गया। एक लिवर ऐसा अपना बॉडी का ऑर्गन है जो बहुत सारे काम करता है, बिना लिवर कभी भी लाइफ स्मूथली नहीं चल सकती, इतने काम करता है लिवर। इतना बड़ा होता है, ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हम होल्ड करके रखते हैं उसको। 2 सेगमेंट होते हैं, राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, 3-3 लोब्स होते हैं उनमें, पढ़ेंगे जब लिवर पढ़ेंगे तब। प्लांट के पार्ट, उनके फंक्शन। प्लांट के पार्ट्स का मतलब उनकी जड़ें, उनका तना, उनके फूल, उनके पत्ती, ये है प्लांट के पार्ट्स। जड़ का काम क्या है? मेन काम पढ़ेंगे, वो भी अलग अलग काम करता है। जड़ का और भी बहुत सारे काम हैं। ऐसे पत्ती, लीफ का काम क्या है? खाना बनाना, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधे भी न्यूट्रिशन लेते हैं, ध्यान रखना। कुछ पौधे ऐसे हैं जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, कुछ पौधे भी ऐसे। अपन तो हिटोट्रॉफिक है, अपन तो सीधे सीधे दूसरे पे डिपेंड है, अपने को खाना चाहिए अपन दूसरों से लेंगे। पर पौधों में भी ऐसा है, कुछ तो खुद, मैक्सिमम तो खुद ही खाना बनाते हैं, पर कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो खाना नहीं बनाते। एक बेल का नाम सुना होगा, हाँ सही है, कुस्कुटा।
सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, एनिमल्स में भी पढ़ते हैं। एनिमल्स में तो मैंने बोला ना, हेल्थ बोल देगा ना वो, हेल्थ का मतलब मेरे लिए सारे सिस्टम है, सब कुछ आ जाता है हेल्थ में। स्वास्थ्य का मतलब सब कुछ, मैं प्रॉपर अगर एयर रेस्पायरेशन नहीं कर पा रहा तो ये भी मेरा स्वास्थ्य खराब करने वाली बीमारी हो गई ना, रेस्पायरेटरी डिजीज हो गई। तो ये भी क्या है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट हैं मेडिसिनल। आजकल तो मेडिसिन जो है वो सिंथेटिक है, बनाई जा रही है। जो पहले का टाइम था लगभग मेडिसिन प्लांट से यूज करते लगती थी, तब वो घिसके नहीं लगाते थे। आप लोग न्यू जनरेशन के होंगे, मैं भी न्यू का ही हूं, पर मुझे ऐसा पता चला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोटेक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोटेक। बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई साइंस है ना, उसे मैं बायोटेक बोलता हूं। बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी, लिविंग पे टेक्नोलॉजी लगा दो, चाहे वो पौधा हो चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, उसे बायोटेक बोलते हैं। जीन थेरेपी, एक 4 साल की बच्ची का केस था जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता था, एडीए डेफिशिएंसी, एक इंजाइम की कमी हो जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है वो। और जीन थेरेपी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो, डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। ये पूरा पॉइंट है, एक बार देखना आप लोग। ये वाला तो देख लेना एक बार, बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, नेटवर्किंग, टाइप एनालॉग, डिजिटल। आज वाला जो युग चल रहा है वो डिजिटल युग है। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती स्पेक्ट्रम, मोबाइल, बिना मोबाइल तो आते ही नहीं हो आप लोग, वैसा ही है मोबाइल। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप लोग सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, पर इसमें क्या टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता होगा, तो वो पढ़ लेंगे अपन। बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, सब कुछ तो इंटरनेट ने किया है। क्रिप्टो करेंसी का, ये जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, और करेंसी मतलब, तो करेंसी नॉर्मल बात, इसमें पैसे ऐसे डायरेक्टली अपने पास नहीं है, छुपे हुए पैसे होते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल चल रहा है नॉर्मल ऐसे पॉइंट है ना जो पता होनी चाहिए। किसी को बता तो, कोई नहीं पूछता ना तो भी किसी को बैठा के बता दिया करो कि यार एक चीज़ नया पॉइंट बताता हूँ आज आपको। जब तैयारी करो ना तब टॉपिक्स डिस्कस करने का यही तरीका है। OTT प्लेटफॉर्म, मैंने OTT की फुल फॉर्म इसीलिए पूछी थी, आप लोगों को लगा होगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में था OTT, और द टॉप। पूछ ले कभी, मान लो आपके एग्जाम में पूछ ले कि फुल फॉर्म क्या होता है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म की, OTT का मतलब फुल फॉर्म बताओ, ओवर द टॉप। और ओवर द टॉप बोलने की मतलब सबसे ऊपर, ओवर द टॉप का मतलब सबसे ऊपर वाली चीज। और वो क्यों बोला? इंटरनेट के बेसिस पे, क्योंकि ये इंटरनेट से चलने वाली चीजें हैं। अब इसने बोल दिया OTT प्लेटफॉर्म, उसके बारे में सब कुछ पूछ सकता है, उसकी प्राइवेसी के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि कंट्रोल करता है, सरकार डिसाइड करती है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप चलाते हो है ना, देयर इफेक्ट्स, IT इंडस्ट्री इन इंडिया, डर गया था मैं एक दिन का वीडियो देख रहा था, डिजिटल इंडिया वाला सारा पार्ट बहुत खतरनाक था। उसमें एक में तो तुम्हारे हाथ में गन थी ना, ऐसा नहीं था क्या? मेरे को लगा कि यार कभी क्लास में नहीं लेके आना ऐसा चीज़ है ना, वहीं पे रूम पे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे काम भारतीय वैज्ञानिक करते हैं। अपने वैज्ञानिक तो याद करने ही करने हैं, नहीं भी कोई काम का है ना तो भी याद करना, इज्जत देनी है, रेस्पेक्ट देना है जो अपनी इंडिया के लिए कुछ करे। एक तो थोड़े दिन पहले मैंने बताया था, DRDO वाला हेमंत पांडे है ना, उनको एक अवार्ड मिला था, एक पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को याद नहीं, मुझे याद है, साइंस पुरस्कार दिया था, मोदी गवर्नमेंट ने दिया था, 2022 में दिया था। एक दवाई बनाई थी इन लोगों ने, ल्यूकोडर्मा है ना, स्किन की बीमारी हो गई थी, छेद सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो गए थे। ऐसे याद होंगे ना चीज़ें, एक चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना। ये सिलेबस का डिस्कशन है, कभी सोचना सिलेबस का डिस्कशन कैसे किया जाता है। फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये देख लेना, लर्निंग है, रिसेंट चीज़ें है ना वो स्टडी है। साइंस वाला टेक वर्ड, टेक्नोलॉजी अगर किसी के आगे लगे ना फिर कुछ भी बोल सकता है वो। इस टेबल चेयर में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी अपन फिट कर सकते हैं। ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है ये क्या एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में मेनली जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें पूछी जाएंगी। स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, उपग्रह, ये सब एक बार देख लेना। डिफेंस, रक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री वाले जितना वो चीजें यूज करते हैं ना वो सब कुछ आएगा इसमें। मिसाइल वाला पार्ट, इंडियन मिसाइल है ना, प्रोग्राम, सारे उनके प्रोग्राम याद करने पड़ते हैं इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपन, बायोलॉजिकल वेपन। क्या कोरोना को अपन बायोलॉजिकल वेपन बोल सकते हैं? जैविक हथियार बोल सकते हैं क्या कोरोना को? चाइना का बोल सकते हैं।
चाइना तो बोलेगा नहीं, ये तो चाइना में वहाँ लीक हो गया, नहीं तो चाइना किसी ना किसी यूज पे अपन प्रूफ नहीं कर सकते उसको, बाकी ये उनका बायोलॉजिकल वेपन था। हथियार का मतलब जो किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाए, कैसे पहुंचाए, चाहे उसके प्लांट मार दे, एनिमल मार दे, कैसे भी उसको नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो केमिकल वॉर हो चाहे बायोलॉजिकल वॉर हो। बॉम्ब गिरा दे तो क्या आ जाएंगे, रासायनिक, और बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया का यूज कर ले, विषाणु का यूज कर ले, कवक का यूज कर ले, ये क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स। तो कोरोना को कहीं ना कहीं मैं बायोलॉजिकल वेपन की तरह मानता हूं, चाइना का अदर कंट्रीज पे। और एक और पहले के टाइम में भी ऐसे दूसरे कंट्रीज ने वेपन्स को यूज किया है, एंथ्रेक्स बीमारी को के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे एक डिजीज के बारे में, एंथ्रेक्स, याद कर लेना, ये जैविक हथियार है एंथ्रेक्स। कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है इसको, बेसिलस बैक्टीरिया। ये हो गया आपका मेंस का सिलेबस भी डिस्कस, प्री और मेंस का एक सिलेबस। अब एक वो देख लेते हैं, मेंस का पेपर, फिर क्लास कवर करते हैं। प्री का पेपर इसके बाद है मेंस वाला, मेंस वाला पेपर लास्ट में। एक बार मेंस का पेपर तो डिस्कस करेंगे। पीडीएफ निकाल देना ना ये वाले। मेंस का पेपर देख लेते हैं कैसा पेपर आता है, लिखना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन तो वही पूछेगा, छोटे क्वेश्चन ही पूछता है, पर उसको लिखवा लेता है। हाँ, इसमें थोड़ा नीचे निकाल देना, 23 नंबर का पेज निकाल देना, 23। समझ में आया होगा एक बार सिलेबस को, ये वीडियोस वापस देखने हैं ना, उसे क्लियर आइडिया हो जाएगा। हाँ, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को जानते हो? देखो ऐसे पेपर आएगा, मेंस का जो पेपर होगा उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है सबसे पहले। ये पहला क्वेश्चन है कि एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी है और उनका मोमेंटम अगर सेम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जानते हो? मोमेंटम फिजिक्स पढ़ी थोड़ी बहुत, P = mv। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का एक रिलेशन बनता है, P²/2m, इस रिलेशन से बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी = P²/2m। अब क्या बोल रहा है कि सेम मोमेंटम, तो इसको सेम कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी और मास में कैसा इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, तो बस निकाल लो। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे बस सोल्व करके बताना पड़ेगा, ऐसे मेंस के पेपर आएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो एटम की डेंसिटी की सेम होती है, अलग अलग होती है? एटम की और न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम नहीं होती। न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा फिक्स रहती है। डेंसिटी का मतलब घनत्व है, मास बाई वॉल्यूम, भार अपॉन वॉल्यूम, इससे निकलता है। न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स होती है, वो इन पे डिपेंड ही नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, जबकि एटम की डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे निर्भर करती है। पढ़ेंगे। जूल थॉमसन इफेक्ट जानते हो क्या? क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट को, पढ़ेंगे। एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर चीजों को फ्लो करवाया जाता है एक बहुत छोटे छेद से, तो जो ठंडी हवा फील होती है ना, उसको बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। इसका दूसरा नाम है कूलिंग इफेक्ट। डेंगू तो अब जानने लगे होंगे, या फिर एक 10-15 दिन में किसी को हो जाएगा तो और जान जाओगे। डेंगू कौन सा मॉस्किटो फैलाता है, कौन सा मच्छर फैलाता है डेंगू को? एडीज मॉस्किटो। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती है ना, इसलिए बोलते हैं ना प्लेटलेट चढ़ा के आया हूं। क्या प्लेटलेट जानते हो कितना नंबर होता है प्लेटलेट का? एक स्वस्थ आदमी में कितनी प्लेटलेट होनी चाहिए?
मान लो आपके आसपास किसी को डेंगू हो गया, वो बोल रहा है मेरी प्लेटलेट 80,000 हो गई यार, क्या होगा मेरा। पहले तो नॉर्मली ये बात बोलेगा, नहीं से थक के बोलेगा कि यार 80,000 प्लेटलेट है। समझ जाओगे, लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास प्लेटलेट होनी चाहिए। मैं इतना एनर्जेटिक होकर बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरी प्लेटलेट सही है, मुझे कोई फीवर नहीं है। पर अगर मैं थोड़ा बहुत लेजीनेस फील करूँ, इसका मतलब मेरी प्लेटलेट डाउन हुई है। पढ़ेंगे प्लेटलेट, ब्लड को जिस दिन खून रक्त पढ़ेंगे उस दिन सब कुछ पढ़ेंगे। अम्ब्रेला स्पीशीज जानते हो क्या? अम्ब्रेला स्पीशीज किसे कहते हैं? आरएस मेंस का पेपर है ही। मानो एक जंगल में शेर ना हो, चीता ना हो या भेड़िया ना हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां के पौधे खत्म होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये जो शेर है, लोइन है, ये क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, किसको कितना खाना डिसाइड करके रखते हैं। एनर्जी का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर होगा। बहुत सारे प्लांट है मानो, और अभी 2-3 शेर हैं वहाँ, लोइन है, हाई ट्रॉपिक लेवल की स्पीसीज है, तो खा के कंट्रोल करेगी। अगर उनका नंबर नहीं है, हाई ट्रॉपिक वाले लेवल वालों का नंबर नहीं है, तो इनकी स्पीसीज जातियाँ बढ़ती जाएंगी तो धीरे धीरे नंबर खत्म होने लगेगा। यही है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज वो स्पीसीज है जिस जंगल में, जिस फॉरेस्ट में, जिस वातावरण में ये रहते हैं, वहाँ की स्पीसीज को कंट्रोल करके रखते हैं। इसमें एक तो आता है एक ओवल उल्लू, और एक बियर आता है, 2-3-4 स्पीसीज आती हैं। मतलब किस जहां पे भी ये रहेंगे वहां की स्पीसीज जातियों को एक कंट्रोल करके रखते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी को बना के रखते हैं। पढ़ेंगे केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, 3 नियम होते हैं। थर्ड नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, T = 2π√r³ यही है जो सैटेलाइट को घुमा देता है। आजकल जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई जाती है ना, वो सब इस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। पढ़ेंगे ये देख लेना एक बार, पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच स्केल जब भी पढ़ेंगे समझ में आएगा। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। एक 2 चेन होती है इसकी, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। ये मेच्योर इंसुलिन है, जब बन के तैयार हो गया। जब बन के तैयार नहीं हो, इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में है, तो इसमें एक पेप्टाइड मिलता है, सी पेप्टाइड। इसको हटा के ये मेच्योर इंसुलिन बनाया जाता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये सिर्फ ऐसा नहीं हटा दिया, ऐसे मैं ऐसे हाथ रख लूँ या मिटा दूँ, ऐसे नहीं हटता है। इंजीनियरिंग होगी, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एक बार काम किया गया है। इंसुलिन डायबिटीज वालों से पूछना, सुबह शाम, खाने से पहले, खाने के बाद में, दोपहर में, शाम, पूछना उनसे कि इंसुलिन की कीमत क्या है उनके लिए। डायबिटीज जो आज इंडिया में इतना रेगुलेट है, तक डायबिटीज इतने लोग कहाँ मर रहे हैं अपने इंडिया में, वो इसके पीछे रीजन है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक वाला वर्ड, बिना बायोटेक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन बायोटेक अपने पीक लेवल पे होगा, मैं बोल रहा हूँ लोग मरेंगे ही नहीं, सब बीमारियों को लगभग कंट्रोल होने लगेगा। यह है बायोटेक। पर सक्सेस रेट बायोटेक की इतनी ज़्यादा नहीं है। लगभग अभी तक 30 दवाइयाँ बनी हैं जो बायोटेक से बनी है। इकोसिस्टम को तो जानते हो ना, जहाँ पौधे भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे और बाहर का वातावरण भी होगा। लिविंग चीज़ें भी, जीवीय और अजीवीय दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सब कुछ डिस्कशन है, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, अपन डिस्कस करेंगे। आज का तो लेक्चर एक बार देखना। प्री का पेपर है, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, और अब इसके बाद तैयारी कंटेंट की। 1-2 बार वीडियो देखो, सिलेबस को समझो और सही तरीके से डिसीजन लेके फिर नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।